नमस्कार। आज हिंदुओं के मध्य बहुत से ऐसी प्रथाएं हैं जिन्हें आउटडेटेड समझा जा रहा है और हम इसे भूलते भी जा रहे हैं। यदि हम इसे सूक्ष्मता से देखेंगे तो उनमें आपको हमारे ऋषि मुनियों की बहुत गहरी दूरदृष्टि दिखाई देगी। ऐसे ही एक व्यवस्था रही गोत्र व्यवस्था, जिसने न केवल हमारी वंशावली को सुरक्षित रखा बल्कि ह्यूमन इनब्रीडिंग में होने वाली जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी कव किया। गोत्र जैसी व्यवस्था पूरे विश्व भर के इतिहास में शायद ही किसी सभ्यता में मिलेगी। भारत भूमि पर एक गोत्र जैसा सिस्टम डेवलप किया गया और आज हम अपना गोत्र ही नहीं जानते। हमें तो ये भी नहीं पता हम क्यों विवाह के समय जाति तो समान ढूंढते हैं पर गोत्र अलग ढूंढते हैं। गोत्र व्यवस्था सनातन धर्म का हजारों वर्षों से एक भाग रहा है। आज हम इसका विज्ञान समझेंगे, न केवल विज्ञान समझेंगे और ये भी जानेंगे आप अपना गोत्र कैसे जान सकते हैं। इससे पहले आप सबसे आग्रह है, आप इस चैनल को देखते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आरंभ करते हैं। गोत्र क्या है? गोत्र शब्द कहाँ से आया? जब हम पीढ़ी पर पीढ़ी संबंधों की बात करते हैं तो कुछ शब्द सुनते हैं, वंश, कुल, जाति। इसमें एक गोत्र भी आता है। कुछ शब्द कुछ पीढ़ियों और परिवार तक ही सीमित हैं। गोत्र को अनादिकाल से चलता माना गया है। गोत्र पितृवंशी व्यवस्था है, मातृवंशी नहीं। अर्थात एक पुत्र अपने पिता के गोत्र को प्राप्त करता है, मां के नहीं। जब किसी का विवाह होता है तो वह स्त्री उस पुरुष के गोत्र को अपना लेती है। इसी को कन्यादान कहा जाता है। कन्यादान कन्या का ही नहीं बल्कि कन्या के गोत्र का दान है। वह अपने पति के गोत्र को अपना लेती है। फिर जो संतानें होती हैं वो उसी गोत्र में जन्म लेती हैं। अब ये कन्या को ही क्यों करना पड़ता है? एक पुरुष के गोत्र को अपनाना पड़ता है, इसके पीछे भी बायोलॉजी है। इसको हम आगे समझेंगे। गोत्र शब्द का अर्थ क्या है? ये कहां से आया? सबसे पहले इसका अर्थ हम व्याकरण में देखते हैं। यदि आप ऋषि पाणिनि के अष्टाध्याय में जाएंगे तो उन्होंने गोत्र शब्द पर एक सूक्त लिखा था, अपत्यम पौत्रत्र भृति गोत्रम। जब पाणिनि गोत्र को परिभाषित करते हैं तो वे कहते हैं जो आपके इमीडिएट पुत्र या पुत्री हैं उनको गोत्र नहीं कहा जाता बल्कि उनके आगे के पुत्र पुत्री होने वाले हैं, यानी पौत्र पोत्री होंगे, उनसे आपका गोत्र बनता है। यहां महर्षि पाणिनि गोत्र शब्द की असीमितता को बताते हैं। वो कहते हैं केवल अपना परिवार गोत्र नहीं है बल्कि गोत्र के लिए आपको पौत्र पोत्री बल्कि उनके भी आगे की संतानों तक जाना होगा, तब एक गोत्र बनता है। यदि हम पाणिनि से पहले जाएं, वेदों में जाएं, तो वेदों में भी कई भाष्यकारों ने कई अलग अलग अर्थ दिए हैं, परंतु ज्यादातर जो आप देखेंगे गोत्र शब्द से वंशावली की एक सीमा बनाई जाती है। आपको दूसरों से अलग करके एक वंशावली में रखा जाता है जो बहुत कालों से चलकर आ रही है, उसे गोत्र कहते हैं। वैसे अगर हम गो शब्द को देखें तो उसे गति व इंद्रियों से भी लिया जाता है। अर्थात गोत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो आपकी इंद्रियों को सुरक्षित रखती है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना गया है कि गोत्र व्यवस्था सप्त ऋषियों से जन्म लिया हुआ है। हमारे यहाँ सप्त ऋषि 7 माने गए, अत्रि, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, महर्षि जमदग्नि और भारद्वाज। ऐसा माना जाता है कि इस गोत्र व्यवस्था को इन सप्त ऋषियों ने बनाया था। यह ठीक है कि यह व्यवस्था इन ऋषियों से आरंभ हुई, पर हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि हमारे 108 गोत्र हैं। और विज्ञान की ओर बढ़ें तो एक कन्फ्यूज़न और होती है कि बहुत लोग गोत्र और जाति में अंतर ही नहीं समझ पाते। उनको लगता है गोत्र जाति में कोई अंतर है ही नहीं। प्राचीन काल से ही हमारे देश में 4 वर्ण माने जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
पहले ये जाने जाते थे गोत्र व वर्ण में अंतर स्पष्ट करने के लिए इस संसार में सबसे पहले गोत्र का उदय हुआ और वर्णों की व्यवस्था बाद में हुई। जिन्होंने काम के आधार पर जिस वर्ण को चुना वही उसी वर्ण के हो गए। जैसे अगर कोई लोहे का काम करता था तो लोहार बन जाता, कोई कुम्हार का करता था तो कुम्हार बन जाता। धीरे धीरे उन्होंने किसी राज्य का कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता। बहुत से कारण बदलते चले गए और इन सब के बाद वर्ण विभाजन जाति प्रथा के आधार पर होने लगा। और यही मेन कारण है कि प्रत्येक गोत्र आपको प्रत्येक जाति में भी मिल जाएगा। कश्यप गोत्र आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत और पिछड़ी जाति में भी मिलेगा। और इसी प्रकार कौशिक, वशिष्ठ और वह अन्य गोत्र भी आपको अन्य जातियों में भी मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देखें तो बनिया जाति में आपको कश्यप गोत्र भी मिलेंगे, अत्रि व वशिष्ठ भी देखने को मिलेंगे। जाति कर्म पर आधारित होती है और गोत्र पूर्णतया जन्म पर आधारित होता है। अगर आपको जाति व गोत्र में अंतर समझना है तो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो एक परिवार है। आज के समय में एक पिता के 5 पुत्र हैं, तो वो अलग अलग कार्य कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो वर्क एसोसिएशन के कारण वो गोत्र नहीं बदल सकते क्योंकि वो एक ही पिता की संतान हैं। आज जाति भी जन्म पर आधारित हो गई है, इसलिए समानता देखने को मिल जाती है। शुरू से काम के आधार पर शादियां होती थी ताकि जो आपने इतने समय से काम सीखा है उसे आगे चलाया जा सके। गोत्र के पीछे पूरा एक विज्ञान होता है। अब हम जानेंगे गोत्र का वैज्ञानिक महत्व क्या है। हिंदुओं के इतिहास को समझना है तो आपको प्राचीन ग्रंथों को समझना पड़ता है, जैसे रामायण हो या महाभारत हो। जैसे आप महाभारत की बात करें तो बताया गया है कि परशुराम जी भृगुवंशी हैं। महाभारत एक बड़ा ग्रंथ है। महर्षि वेदव्यास जी ने इसमें सब पात्रों की वंशावलियां बताई हैं। वे पात्र आपस में ऐसे गुथे हुए हैं कि हम प्राय इन ग्रंथों को समझ ही नहीं पाते और गलत धारणा बना लेते हैं। पहले हमने बात की थी कि एक महिला को ही पति के गोत्र को क्यों अपनाना पड़ता है। उसका वैज्ञानिक कारण यह है, मानव शरीर की प्रत्येक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और हर जोड़े में एक क्रोमोसोम आपकी माता से आप में आता है और दूसरा आपके पिता से आप में आता है। इस तरह 23 जोड़े होते हैं, इसलिए आपके प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। यह हमारी बनावट, जैसे हमारी आँख, कान, बाल आदि कैसे होंगे ये बताता है। जैसे 23 पेयर्स में से पहले 22 पेयर जो होते हैं वो समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है, XX टाइप। लेकिन जो 23वां पेयर होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इसमें चेंज आ सकता है जो आपका सेक्स डिसाइड करता है। ये XX भी हो सकता है और XY भी। X क्रोमोसोम स्त्री विशेषता वाला और Y पुरुष की विशेषता वाला होता है। अंतिम जोड़ा लिंग डिसाइड करता है। यदि X आया तो पुत्री और Y आया तो पुत्र का जन्म होता है। इसलिए Y क्रोमोसोम दादा, बेटा, पोता, पुरुष में सुरक्षित रखता है। पिता पुत्र को और पुत्र अपने पुत्र को देता है। लेकिन X क्रोमोसोम ऐसे नहीं चलता, ये यूनिक नहीं है। इसलिए यदि लड़की की वंशावली को माँ से जोड़ेंगे तो एक समय के बाद हम भूलने लगेंगे, ट्रैक खो देंगे, क्योंकि X क्रोमोसोम में माँ पिता दोनों से आए गुण होते हैं। आपने सुना होगा विवाह के समय माँ का गोत्र देखा जाता है, उसे बचाते हैं। यदि हम किसी लड़के को देखें तो उसे ट्रैक करना इजी है, क्योंकि उसके क्रोमोसोम केवल उसके पिता में और पिता के उनके पिता में होंगे। तो हम सीधा देखेंगे Y क्रोमोसोम कहीं बाहर से नहीं बल्कि एक ही तरफ से आ रहा है। Y
एक यूनिक सिग्नेचर बन जाता है। इसलिए हमारी जो गोत्र व्यवस्था थी उसकी वैज्ञानिक परंपरा थी कि इसे पितृवंशी बनाए, ना कि महिलावंशी। वाई क्रोमोसोम को ट्रैक करना आसान है, लेकिन इसके साथ कभी कभी एक समस्या भी आ जाती है। इसलिए सेम गोत्र में विवाह करने को मना किया जाता है और कहा जाता है कि पति पत्नी अलग अलग गोत्र से ही होने चाहिए। अब जानते हैं कि एक ही गोत्र में विवाह क्यों नहीं होना चाहिए। हमने इतना समझा था कि मानव शरीर के प्रत्येक सेल में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारा रंग रूप कैसा होगा, ये डिसाइड करते हैं। कभी कभी इनमें एक एरर आ जाता है, आ सकता है। इन एरर्स को म्यूटेशन कहते हैं। हमने जाना था कि 22 जोड़े एक जैसे होते हैं, माता पिता के XX होते हैं, लेकिन अंतिम जोड़ा XX और XY दोनों में से कोई भी हो सकता है। XX है तो पुत्री, XY है तो पुत्र होता है। यदि मान लो कभी माता के क्रोमोसोम में कोई एरर आ जाए तो पार्टनर के क्रोमोसोम के साथ मिलकर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और एरर को दूर कर देता है। यदि दोनों के क्रोमोसोम में एरर है, ये एरर रेक्टिफाई नहीं हो पाता है। सोचिए ऐसा कब होता होगा। ऐसा तब होता होगा जब माता पिता एक ही वंशावली से आ रहे हों। मान लो जो दोष माता में है वो उसके परिवार में रहे होंगे, तभी उसी में आए हैं, और उसी परिवार में कोई व्यक्ति है, अगर वो उससे विवाह करती है तो उसमें भी वो एरर होगा। ऐसे ही तो वो रेक्टिफाई नहीं हो पाता और बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सेम परिवार, सेम कुल, सेम गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि XY के Y में कोई एरर आ गया और उसके परिवार में कोई लड़की शादी कर लेती है तो उसके लड़के में भी कोई ना कोई डिफरेंस अवश्य आएगा। Y के पास सहयोग के लिए और कोई क्रोमोसोम नहीं होता, इसलिए वो बहुत कुछ छोड़ता चला जाता है। उसके पास खुद को रेक्टिफाई करने के लिए दूसरी कॉपी नहीं होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इजिप्टियन तुतनखामुन का एक उदाहरण है। इनके पिता ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली और तुतनखामुन का जन्म हुआ। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से तिरछी हो गई थी। इसी तरह स्पेन में हैब्सबर्ग एक डायनेसिटी थी जो आपस में ही विवाह कर लेती थी और अपने आप को जेनेटिक प्योर समझती थी, और आपस में ही विवाह करने से धीरे धीरे जब उनकी शादी हुई तो उनकी संतानों के जबड़े टेढ़े होने शुरू हो गए। सो उन्हें खाने और बोलने में दिक्कत होती थी। इस डिजीज को बाद में हैब्सबर्ग जॉकिक भी कहा जाने लगा। इसलिए हमारी सभ्यता में इस चीज को पहले ही बता दिया गया और गोत्र की व्यवस्था कर दी गई ताकि आप अपने ही परिवार या गोत्र में विवाह ना कर लें कि आगे चलकर ऐसी अपंग संतानें पैदा हों। मनुस्मृति में ऐसा भी श्लोक आता है जिसमें आपस में कम से कम 6 पीढ़ियों का अंतर होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। अगर हम ऐसा पालन करते हैं कि अपने गोत्र में विवाह नहीं करते तो स्त्री पुरुष में जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इवैल्यूएशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर नहीं बनी रहेगी तो संतानें खराब होती रहेंगी। ये मनुष्य में ही नहीं, फसलों में भी होता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि फसल बदल बदल कर बोनी चाहिए ताकि फसलें अच्छी तरह फले फूलें। तो आप देख सकते हैं कि गोत्र का वैज्ञानिक आधार क्या है। अगर आपको अपना गोत्र नहीं पता तो सबसे पहले अपने बड़े बूढ़ों से पूछना चाहिए। दूसरा, अपने गांव जाकर अपनी ही जाति के लोगों से पता करना चाहिए। फिर भी ना पता चले तो परिवार किसी जगह कर्ण संस्कार करने या अन्य संस्कार के लिए जाता है, वहां जाकर पूछा जा सकता है। यदि विशेष स्थल पर पिंडदान करता है, वहां जाकर पूछा जा सकता है। वहां पोथी होती है जिसमें लिखा होता है हम सबका गोत्र। आपने देखा होगा कि सनातन धर्म में गया में जाकर पिंडदान किया जाता है। ये अंधविश्वास नहीं है। वहां पूरा डाटा रखा जाता है। वहां आप अपना डाटा 10-20 पीढ़ी तक जान सकते हैं। सो
गोत्र केवल सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा नहीं, वैज्ञानिक परंपरा भी है। ऐसा नहीं है कि ये परंपरा आउटडेटेड है या पुरानी है। यदि आप ध्यान से इसे समझेंगे तो आपको इनके पीछे का विशिष्ट ज्ञान समझ आएगा। आशा है आपको गोत्र व्यवस्था कुछ समझ आई होगी। इसी आशा के साथ धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।